हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पर एक बार फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इसको हम संकटकालीन शक्तियाँ भी हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में इमरजेंसी पावर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद होता है और इसी वजह से देश का सबसे शक्तिशाली वही व्यक्ति होता है। देश की सबसे अधिक शक्ति उसी के पास होता है। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली होने की वजह से इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। चलिए आज चलते हैं और पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं तो उनका प्रयोग वो किस प्रकार से करता है। क्या वह इस शक्तियों का प्रयोग करके तानाशाही बन जाता है या वह इस शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों से बिना पूछे कर ही नहीं पाता है। तो इसी बात पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे देश में आपातकाल की व्यवस्था 3 तरीक़ों से किया गया है। एक होता है केंद्रीय आपातकाल, दूसरा प्रांतीय आपातकाल और जो तीसरा है वो है आर्थिक आपातकाल। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है संविधान के अंदर। और इस आपातकाल को अनुच्छेद 352 के द्वारा केंद्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के द्वारा प्रांतीय आपातकाल मतलब राज्य स्तर का आपातकाल और अनुच्छेद 360 के द्वारा देश में आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद याद करना बहुत आसान है, बस आपको 352 याद करना पड़ेगा पहला अनुच्छेद और उसमें 4 प्लस करते चले जाओ, अपने आप सारा याद हो जाएगा। अनुच्छेद 352, फिर अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, 4 प्लस करना है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा किसी ने आपातकाल पे क्या दिया है। तो श्री H.B. कामथ ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि संसार के किसी और प्रजातंत्रीय अर्थात लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में आपातकाल की 3 प्रकार की व्यवस्था किया गया है, 3 तरीके की व्यवस्था किया गया है। तो पहला तरीका है केंद्रीय आपातकाल। अब देश में केंद्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होता है। तो उसकी स्थिति ये होता है कि अगर देश पर आक्रमण हो गया हो या होने की संभावना हो, देश में विद्रोह फैल गया हो या फिर फैलने की संभावना हो, तो अगर इस तरह की देश में अगर परिस्थिति है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के द्वारा देश में आपातकाल लगा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो इसके लिए मंत्रिपरिषद से लिखित में सलाह लेना पड़ेगा। अगर मंत्रिपरिषद ने लिखित में राष्ट्रपति को सलाह देता है कि हाँ राष्ट्रपति लगा सकते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, वरना नहीं लगा सकता है। अगर हाँ मंत्रिपरिषद ने अगर मना कर दिया है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो फिर से इस सलाह पर जांच करने के लिए, बात विमर्श करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है राष्ट्रपति। जब मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय आपातकाल देश में लगा देता है तो ऐसे में उसको जारी रखने के लिए 30 दिन के अंदर संसद से स्वीकृति लेना पड़ता है आपातकाल लगाने के लिए। अगर संसद ने स्वीकृति दे दिया तो वो 6 महीने के लिए आपातकाल लगा सकता है। अगर संसद ने अनुमति नहीं दिया तो वो 30 दिन के अंदर वो जो आपातकाल लगाया गया था मंत्रिपरिषद के सलाह पर वो समाप्त हो जाएगा। और अगर लोकसभा और राज्यसभा से दोनों ही सदनों से अगर ये आपातकाल लगाने का प्रस्ताव पास हो जाता है और इस लोकसभा से पास होने के लिए विशेष बहुमत चाहिए होगा और राज्यसभा से भी पास होने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। दोनों सदनों से विशेष बहुमत जब प्राप्त हो जाता है तो आपातकाल लगाने के लिए संसद से अनुमति मिल जाता है और इस तरह से राष्ट्रपति है 6 महीने आपातकाल देश भर में लगा सकता है केंद्रीय आपातकाल।
लेकिन अगर लोकसभा भंग है और तब राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू कर रखा है और संसद की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ता है, तो ऐसे में राज्यसभा से वो सलाह मांग स्वीकृति मांग सकता है, क्योंकि उस समय लोकसभा गठन नहीं है, वो भंग हो रखा है। तो ऐसे में राज्यसभा से सलाह मांग करके और वो आपातकाल जारी कर सकता है। लेकिन जैसे ही संसद का लोकसभा का गठन होता है, तो वैसे ही 30 दिन के अंदर अंदर फिर से उससे स्वीकृति लेना पड़ेगा लोकसभा से। अगर लोकसभा ने स्वीकृति दे दिया तो ठीक है, वो 6 महीने तक जारी रहेगा, नहीं तो उसी वक्त आपातकाल देश में समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था किया गया है केंद्रीय आपातकाल में। लेकिन याद रखिएगा 1978 में अनुच्छेद 352 में 42वां संशोधन किया गया था और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया था कि मंत्रिपरिषद सलाह पर ही, लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। लेकिन उससे पहले ये व्यवस्था नहीं किया गया था। जैसे इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान की अगर बात करें, तो उन्होंने जो आपातकाल लगवाया था तो उस समय ये व्यवस्था नहीं किया गया था। और राष्ट्रपति को 6 महीने बाद भी लगाने की आवश्यकता पड़ता है आपातकाल की। देश में ऐसी परिस्थिति है जो अभी भी आपातकाल लगाना और जारी रखना ज़रूरी है, तो वो संसद से फिर से अनुमति मांग सकता है और फिर से वो 6 महीने के लिए और जारी कर सकता है। तो इस तरह से केंद्रीय आपातकाल का जो समय अवधि होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का होता है। अब इसके हम केंद्रीय आपातकाल के परिणाम पढ़ते हैं कि जब देश में केंद्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसका परिणाम क्या निकलता है। तो इसका परिणाम या इसका प्रभाव ये होता है देश पर कि सबसे पहले तो जब केंद्रीय आपातकाल लगता है देश में, तो पूरे देश का शासन व्यवस्था केंद्रीय सरकार के हाथों में आ जाता है। अब केंद्रीय सरकार देश की राज्य सरकारों को अपने अनुसार इंस्ट्रक्शन देकर उसको अपने उंगलियों पर नचा सकता है, अर्थात राज्य सरकारों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए उसको मजबूर कर सकता है, उसके ऊपर दबाव डाल सकता है। दूसरी बात अगर बात करें तो आपातकाल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के जो राज्य सूची हैं, उसमें भी जो केंद्रीय सरकार है अर्थात संसद है, वो राज्य सूची में भी कानून बना सकता है आपातकाल के दौरान। तो ये मुख्य दो इसके प्रभाव थे। फिर तीसरा पॉइंट है, देश में नागरिकों की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है, जो आपातकाल के दौरान एक तरह से तानाशाही सरकार के रूप में बदला जा सकता है। जैसे 1975 में जब इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान आपातकाल लगाया गया था, तो उस समय लोगों की अधिकारों का हनन हुआ था, स्वतंत्रता छीन लिया गया था। तो इस तरह से ये तानाशाह के रूप में बदला जा सकता है आपातकाल के दौरान। लेकिन एक बार हुआ है, लेकिन उसके बाद अब तक ये ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिला है। चौवालीसवें संशोधन जो 1978 में किया गया था, अनुच्छेद 52 में संशोधन किया गया था, ये 44वां संशोधन। तो इस संशोधन में व्यवस्था किया गया है कि सरकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं, उनको लागू करवाने के लिए नागरिकों के न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकती। अर्थात जब आपातकाल लगाया जाता है तो नागरिक अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका में मांग कर सकता है। और मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 के अधीन नागरिकों के इस अधिकारों को स्थगित कर सकता है। इसका मतलब इस अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये हमारे 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ऐसे में उन 5 अधिकारों को ये रोक सकता है, ये संविधान में वर्णन किया गया है। लेकिन जब से 44वां संशोधन हुआ है, तब से ये व्यवस्था किया गया है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए न्यायपालिका में मांग कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वां पॉइंट है
संकट काल, संकट काल के समय को कानून पास करके अपनी अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार मिल जाता है, परंतु यह अवधि संकटकालीन घोषणा समाप्त होने के 6 महीने के से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकती। इसका मतलब ये है कि आपातकाल के दौरान जो केंद्रीय सरकार है अपना कार्यकाल 1 साल और बढ़ा सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाकर और अपना कार्यकाल 5 से 6 साल कर लिया था, तो इस तरह से वो किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान 1 साल और लोकसभा की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, 5 से 6 साल किया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट हो चुके हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। फिर छठा प्रभाव है राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन में परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये 6 प्रभाव हैं केंद्रीय आपातकाल का। दूसरा आपातकाल है प्रांतीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति को अपनी सूचना और राज्यपाल के लिखित रिपोर्ट पर विश्वास हो जाए कि हाँ किसी राज्य में संविधान के विपरीत कार्य चल रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति वहाँ पे आपातकाल लगा सकता है, वहाँ के सरकार को भंग करके। आपातकाल लगाने की अब हम प्रक्रिया पढ़ते हैं। राज्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा की गई संविधान के असफल होने की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के अंदर स्वीकृति होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट पर विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य में भ्रष्टाचार और संविधान के विरुद्ध में बहुत ज़्यादा कार्य चल रहा है, असंवैधानिक कार्य चल रहा है, तो राष्ट्रपति आपातकाल उसी समय लगा देगा मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर। लेकिन लिखित सलाह के बाद जब वो आपातकाल लगाता है तो 2 महीने के अंदर उसे संसद से फिर से अनुमति लेना पड़ता है, स्वीकृति लेना पड़ता है। जैसे कि केंद्रीय आपातकाल में 30 दिन के अंदर लेना पड़ता था, लेकिन इसमें 2 महीने के अंदर संसद से स्वीकृति लेना पड़ता है आपातकाल जारी रखने के लिए। अगर संसद ने स्वीकृति नहीं दिया तो ऐसे में 2 महीने के बाद अपने आप ही वो समाप्त हो जाएगा। और लोकसभा भंग है तो राज्यसभा से ले सकती हो, बाद में लोकसभा से फिर से जब गठन हो जाए तो फिर से आप 2 महीने के अंदर अंदर फिर से आपको इसकी इजाज़त लेना पड़ेगा, स्वीकृति लेना पड़ेगा, जैसे कि हम केंद्रीय आपातकाल में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि 44वें संशोधन में क्या परिवर्तन किया गया है। जब 44वां संशोधन किया गया था तो 44वां संशोधन में ये कहा गया था, व्यवस्था किया गया था कि जब संसद राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया जो घोषणा आपातकाल है उसको स्वीकार कर लेता है तो एक समय में 6 महीने तक लागू होगा और इसे 6 महीने तक और भी बढ़ाया जा सकता है। ये 44वें संशोधन में व्यवस्था की गई है। ठीक है। साथ ही 44वें संशोधन के अनुसार ये भी कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए और देश में राष्ट्रीय आपातकाल की लागू हो, मतलब केंद्रीय आपातकाल भी लागू हो रखा है देश में, और उस राज्य में प्रांतीय आपातकाल भी लगा दिया गया है। और चुनाव आयोग ने प्रमाण दे दिया है कि अभी चुनाव करवाना उस राज्य में मुश्किल है। तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है, लेकिन उससे पहले भी वो समाप्त कर सकता है। तो इस तरह से इस राज्य से प्रांतीय आपातकाल में ये व्यवस्था किया गया है। अब हम इसमें प्रभाव पढ़ लेते हैं, इसका प्रभाव क्या है। प्रांतीय आपातकाल लागू करने के बाद राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य के पूरे कार्यपालिका की शक्ति अपने हाथों में ले लेता है और राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार वो कार्य करता है। दूसरा प्रभाव है कि गवर्नर मतलब राज्यपाल जो है वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का रूप ले लेता है। जैसे कि मैंने बताया हूँ कि देश उस राज्य की जितने भी कार्यपालिका की शक्ति है ना उसके हाथों में चला जाता है। नेक्स्ट बात है कि आपातकाल के दौरान
राज्य सूची में भी केंद्रीय सरकार कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकता है, जैसे कि हमने केंद्रीय आपातकाल में भी पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही हम आर्थिक आपातकाल में भी पढ़ेंगे। आपातकाल जब भी लागू होता है, कोई भी आपातकाल लागू होता है, तो आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में कानून बना सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति कुछ विशेष नियम बनाकर और राज्य में जो कर्मचारी हैं उन पर लागू कर सकता है, राज्यों के ऊपर लागू तुरंत कर सकता है तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। और फिर एक और पॉइंट है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति लोगों के स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे अन्य अधिकारों को रक्षा करता है, उन अधिकारों को निलंबित कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव हैं जो आप समझ लिए हैं। अब तीसरी आपातकाल के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा आपातकाल है आर्थिक आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उस समय आपातकाल लगा सकता है जब देश में या देश के किसी भाग में आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा हो, और ऐसे में राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल लगा सकता है, अर्थात यूँ कह लो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। लेकिन हर बार की तरह आपातकाल कोई भी लगाना हो, राष्ट्रपति को पहले मंत्रिपरिषद से लिखित में सलाह लेना पड़ता है, और मंत्रिपरिषद के लिखित में जब सलाह मिल जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है देश के अंदर। किसी भी राज्य में जब आपातकाल आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, वहाँ पे ये आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन इसको जारी रखने के लिए संसद से 2 महीने के अंदर अंदर अनुमति लेना पड़ता है, और संसद ने अनुमति दे दिया, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 महीने के अंदर अगर संसद ने अनुमति दे दिया तो ये आगे तक लागू रहेगा। 3 साल से अधिक लागू किया जा सकता है, जब तक ये इसमें मतलब जब तक राष्ट्रपति स्वयं न समाप्त कर दे तब तक ये लागू हो सकता है। लेकिन अगर संसद ने अस्वीकार कर दिया तो ये 2 महीने के बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा, अपने आप ही ये समाप्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति को जब ये आर्थिक आपातकाल लगाने के लिए स्वीकृति मिल जाता है संसद से, तो वो जब तक वो खुद समाप्त नहीं करता है तब तक ये समाप्त नहीं होता है, जब तक चाहे वो लगा सकता है। लेकिन वो समय से पहले परिस्थिति के अनुसार वो समाप्त कर सकता है। अब इसके प्रभाव पढ़ लेते हैं। पहला प्रभाव है, राष्ट्रपति ऐसी अवस्था में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है। यहाँ तक कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने के लिए उनसे स्वीकृति लेना आवश्यक है। दूसरा प्रभाव ये है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडलों को देश के जितने भी विधायिका है उन सब को धन विधेयक की स्वीकृति के लिए अपने पास भेजने के लिए, मतलब राष्ट्रपति खुद के पास भेजवाने के लिए अनुमति दे सकता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि देश के किसी भी राज्य में धन विधेयक पेश किया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को भेजा जाए स्वीकृति के लिए। इस तरह की मतलब व्यवस्था वो कर सकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट इसका प्रभाव है कि वह केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राजस्व के बंटवारे संबंधी व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। फिर चौथा परिवर्तन है, वित्तीय साख को बनाने के लिए वह कोई भी आवश्यक कदम उठा सकता है। आज तक हमारे देश में इस प्रकार की घोषणा नहीं किया गया है। आर्थिक आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है। जब संविधान निर्माण हो रहा था तब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर बहुत ज़्यादा गर्मागर्मी बहस चल रहा था, और कुछ आलोचक तो इसको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का काफ़ी विरोध किया था। एक सदस्य ने तो ये कहा था कि यह शर्मनाक दिन है
ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। और वहीं पे श्री अमर नंदी ने कहा था कि ये राष्ट्रपति के पास जो ये आपातकालीन शक्तियाँ है वो भरी हुई बंदूक से अमर नंदी ने आपातकालीन शक्तियों का जो तुलना किया था वो भरी हुई बंदूक से किया था, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी किया जा सकता है और उसका नाश भी किया जा सकता है। तो इस तरह से अनेकों तर्क दिया जा रहा था संविधान सभा के अंदर। अब इसकी हम आलोचनाएं निम्नलिखित प्रकार से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये कि आपातकाल के दौरान लोगों की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है और ये एक रोलेट कानून के ही जैसा हो बन सकता है ये व्यवस्था, जैसे अंग्रेजों ने 1919 में बनाया था। स्वतंत्रता आपातकाल के दौरान नष्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जैसे 1975 में आपातकाल लगाया गया था तो इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान में लोगों के अधिकारों का हनन हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दिया गया था, वो सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे। और दूसरा पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका अपने स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य नहीं कर सकता है आपातकाल के दौरान। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के ऊपर कोई कार्य भी नहीं कर सकता है, विरोध नहीं कर सकता। तो इस तरह से इसकी स्वतंत्रता पर रोक लग सकता है, उसकी खतरा है, ये सही नहीं माना जा सकता है। फिर नेक्स्ट है राज्यों की आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति ये व्यवस्था कर सकता है कि जितने भी विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, वो सब वित्त बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति ले, खुद मतलब मेरे से स्वीकृति ले राष्ट्रपति इस तरह की कानून बना सकता है, व्यवस्था कर सकता है। तो इस तरह से राज्यों की आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरह से आलोचना में 3 पॉइंट पढ़ लिए हमने स्वतंत्रता वाली, जो पेयर दिख रहा होगा आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो न्यायपालिका के अधिकार सीमित हो जाता है, जो अनुचित है, गलत है, क्योंकि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका लोगों के अधिकारों के लिए उनको न्याय प्रदान करने के लिए वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। वो आपातकाल के दौरान न्यायपालिका में राष्ट्रपति को पूछताछ के लिए बुला नहीं सकता। तो इस तरह से न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान। 5वां पॉइंट की अगर बात करें तो 5वां पॉइंट है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है क्योंकि उस समय वो देश के पूरे शक्ति का अकेले मालिक होता है और अपने मन मर्जी से वो किसी भी प्रकार के देश में ऑर्डर जारी कर सकता है, और इसके लिए उसको आपातकाल के दौरान उत्तरदायी किसी के प्रति नहीं होना पड़ता है। हाँ, आपातकाल की समाप्ति के बाद उससे पूछताछ किया जा सकता है महाभियोग लगाकर। 6ठा पॉइंट की अगर बात करें तो ये व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था है, वो संघीय विरोधी व्यवस्था है। जो ये व्यवस्था किया गया आपातकाल का, वो संघवाद के विरोध में है ये व्यवस्था। क्यों? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में भी कानून बना सकता है, और अगर व्यवस्था कर दिया जाए राज्य सूची में किसी और अनुच्छेद को लेकर कि ये केंद्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है, तो उसमें सिर्फ केंद्रीय सरकारी कानून बनाएगा। बेशक से वो राज्य सूची में वो अनुच्छेद रहेगा, लेकिन कानून बनाएगा उसमें केंद्र सरकार। तो इस तरह से ये जो आपातकालीन व्यवस्था है ये संघीय विरोधी है, संघवाद के विरोध है। 7वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट, आपातकाल के समय केंद्र सरकार को अपने विरोधी प्रांतीय सरकारों को भंग कर देता है अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके। इसका मीनिंग ये है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अपने मनमानी ढंग से देश के किसी भी राज्य सरकारों को भंग कर सकता है। जहाँ पे उसका सरकार नहीं है, विरोधी दल का सरकार है जिस राज्य में, उस सरकार को भंग करके और उस राज्य की शासन व्यवस्था अपने हाथों में राष्ट्रपति ले सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। तो ये सब आलोचनाएं थी जो आप देख सकते हैं। अब
अगर ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।